ये एक पूरी लेग है, और ये लेग में सारे लोग तो काम करते नहीं, आपको पता है। कुछ महान देवता लोग होते हैं जो ये सफेद कपड़ों में आप देख रहे हैं, हालांकि पिक्चर थोड़ा सा पिक्सल कम है। ये कुछ महान लोग हैं बीच में, ये क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। कोई बोल सकता है कि उठा नहीं रहे हैं? काम कर रहे हैं, पूरा पूरा काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये सिस्टम में नहीं है। भैया काम कर रहा है, उठा रहा है, जा रहा है सबके साथ में, पर वास्तव में ये क्या कर रहे हैं? इन लोगों की शक्लें देखो आप, ये नीले कपड़ों में जो है, ये आगे जो सबसे आगे खड़ा हुआ है इनका नेता, इसकी शक्ल देखो आप, मतलब वो बोझ तले दबा जा रहा है। और ये सफेद कपड़े में जो लोग हैं बहते जा रहे हैं, पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, चल रहे हैं, बट देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हें कहते हैं फ्री राइडर्स। रिक्शा कोई और ढो रहा है, और जो रिक्शे के ऊपर बैठा हुआ है वो समझ रहा है कि रिक्शा मैं चला रहा हूं, पर वास्तव में वो फ्री राइडर है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहने को ये पूरा काम कर रहे हैं, पर देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर लीडरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी था स्कूल डेज में अपने, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता था, पर मैं फुटबॉल के गेम को पसंद नहीं करता। यहाँ बहुत सारे फुटबॉल के लवर होंगे, पर हिंदुस्तान में तो खैर ना तो फुटबॉल की टीम है, ये सुदीप बैठे हैं, फुटबॉल लवर होंगे शायद, मुस्कुरा रहे हैं। मैं फुटबॉल लवर कभी रहा नहीं, पर मैं स्पोर्ट्समैन था। तो हुआ ये कि स्कूल में फुटबॉल की टीम नहीं थी। अब फुटबॉल की टीम बनानी है, दूसरे स्कूल से हमारे कोच साहब ने मैच सेट कर लिया। अब टीम बनानी थी तो इनने लड़के कहाँ से ढूंढे, तो इनने भैया दूसरे जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो अच्छा तेज भागता है, कुछ अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, उनको बुला लिया। उनमें से मैं भी एक था। अब मेरी तो धुकर बुकर वैसे चालू हो गई, आता नहीं फुटबॉल का ABCD कुछ भी, और दूसरी टीम के साथ मैच सेट हो गया, स्कूल के साथ मैच खेलने जाना है। अब दिक्कत ये है कि कैसे खेलेंगे। वो तो पूरे उनकी टीम प्रॉपर दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ, मुझे याद है जयपुर में मैच था। अब वो हमको ले गए, मैच शुरू हो गया। मैच के पूरे मैच में मेरे ख्याल कितने मिनट का होता है, 90 मिनट्स का मैच होता है फुटबॉल का। ईमानदारी से बता रहा हूं, आज दिल की बात, मेरा कोच तो यहाँ पे बैठा नहीं है, पूरे मैच में मैंने भरपूर कोशिश की कि बॉल मेरे पास नहीं आए, भरपूर कोशिश की, क्योंकि मुझे ये डर था कि बॉल मेरे पास आएगी और मैं कहीं गलत मारूंगा, और वो बॉल आउट होगी और गालियां पड़ेगी मेरे को, तू क्या करता है, क्या खेलता है। हो सकता है मेरे को ये डर था कि मैं यार उसकी गोल पोस्ट के पास ना मार दूं, पता चला मारना तो यहां है, मेरे को चले जाए उधर, वो आता ही नहीं है जब खेलना, पता ही नहीं। अच्छा, एक बार बॉल उछल के आई, अब मुझे हेड लेना ही नहीं आता था। हेड कैसे लेते हो, मैंने पूरे सिर का इस्तेमाल किया। अगले 10 मिनट तक तो मैं बैठा रहा, हुआ क्या। मैंने थोड़ी स्टाइल मारने की कोशिश की, मैंने कहा बॉल आई हवा में, अब सिर से ही मारते हैं। देखा था, खेला कभी नहीं था। आई वॉज अ फ्री राइडर इन दैट मैच। मैंने जिम्मेदारी लेने से रिजाइन कर दिया था उस मैच में कि भैया मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। मैं जिम्मेदारी से छूट चुका था, लेना चाहता नहीं था, और इसीलिए मैंने लीडरशिप नहीं ली। ये चेक करने की जरूरत है आज जब हमारा 3 दिन का प्रोग्राम खत्म हो रहा है कि हमारी टीम में कहीं कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो वास्तव में फ्री राइडर्स हैं, और अगर हैं तो उनसे बैठकर बात करने की जरूरत है कि अगर आप फ्री राइडर हैं तो लीडरशिप कब लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे। क्योंकि लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिनोनिम्स है मेरे ख्याल से। जो व्यक्ति लीडरशिप लेता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके बाद में एक और सिद्धांत पे पहुंचा, जो सिद्धांत ये है जिसके बारे में आपको बताया मैंने शुरुआत में, आर्मी के बारे में। और आर्मी को मैंने स्टडी किया, किस तरीके की आर्मी को स्टडी किया, पर उसके पहले जो सिद्धांत पे पहुंचा वो सिद्धांत ये है कि देयर आर नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। देयर आर नो बैड टीम्स। इसलिए पापा कहते हैं लेग से प्यार करना है। और हमारे यहां पे डिस्क्लेमर आपको दे दूं, जब मैं ये बात करता हूं तो मैं किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर बात कर रहा हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो आपको बता दूं कि भैया ये बिच्छुओं की बारात है। यहां हर एक व्यक्ति जो बैठा है वो अपने आप में लीडर है, कोई भी आदमी टीम नहीं है। क्योंकि आप
लीड भी करते हैं और आप लेड भी होते हैं। यू आर बीइंग लेड एंड यू ऑल्सो लीड। आप दोनों काम करते हैं, हम सब दोनों काम करते हैं, हम सब लीडर हैं यहां पर। तो इसीलिए ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि ये मेरी जो टीम है या मेरे जो ये लोग हैं ये काम नहीं करते। प्रॉब्लम टीम में नहीं है, प्रॉब्लम है बैड लीडरशिप में। जो व्यक्ति फ्री राइडर है टीम में, जो शायद दिखा रहा है कि मैं काम कर रहा हूं पर वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर से वो लीडरशिप को निकालने की जरूरत है। वो थोड़ा सा बैड लीडरशिप में चला गया है या वो लीडर अभी नहीं है, और कोई जन्मजात लीडर नहीं होता, लीडरशिप निकालनी पड़ती है। लीडरशिप को निकालने की जरूरत है, हमें इतना काम करना है। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैंने स्टडी किया, क्योंकि मैंने आपसे आर्मी की बात की, मुझे लगा स्टडी करते हैं कुछ आर्मी मैन को। बहुत सारे लोग यहां पर हैं आर्मी से, मैं आपके पास तो नहीं आया, पर मैंने सोचा है दुनिया की जो बेस्ट आर्मी है उनको एक बार स्टडी करते हैं। और दुनिया की बेस्ट आर्मी जो है वो है यूएस नेवी सील्स। सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक। बलजीत जी सही बोल रहा हूं सर? ये बहाने नहीं मारते, ये ओसामा बिन लादेन को मारते हैं सीधा, क्योंकि दे आर ऑल लीडर्स। और यूएस नेवी सील, यूएस की टीम वो टीम है जो सबसे टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट टास्क को हैंडल करते हैं। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए इन्हीं को भेजा गया था। ये हेलीकॉप्टर से उतरे थे, इन्होंने वहां पे शूट किया था, शूट एट साइट के ऑर्डर्स थे। यही इराक गए, यही अफगानिस्तान गए, और इनको रिजर्व में रखा जाता है। ये ऐसे नहीं कि कहीं पे पहुंचा दिया, इनको खड़े नहीं रहते ये कहीं पे भी। जब स्पेशल कोई टास्क आता है, बड़ा टास्क आता है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खतरनाक, इनसे कोई बच नहीं सकता। और इनका मोटो पता है क्या है? द ओनली ईजी डे वॉज येस्टरडे। द ओनली ईजी डे, सबसे आसान दिन जो था वो कल था, वो जा चुका। इनका मोटो है। और इनकी ट्रेनिंग के बारे में आपको मैं क्या कहूं, इनकी ट्रेनिंग सबसे टफ ट्रेनिंग होती है। और इनकी ट्रेनिंग का में जो सिखाया जाता है, उनको सबसे पहली चीज ये सिखाई जाती है, माइंडसेट नॉट मसल गेट्स यू थ्रू सील ट्रेनिंग। यानी कि आपका माइंडसेट आपको सील की ट्रेनिंग में पास करवाएगा। आपकी मसल कितनी भी स्ट्रांग है उसे अपने पास ही रखिए, उसकी जरूरत हमको नहीं है। मतलब हम सोच रहे होंगे आर्मी की फोटो देख के, अरे यार पता नहीं क्या ट्रेनिंग होती होगी, मसल वसल फुलानी पड़ती होगी, क्या डाइट होती होगी, क्या होती पता नहीं। पर इनको ये सिखाया जाता है आपका माइंडसेट ही आपको सील ट्रेनिंग को क्रॉस करवाएगा, आपकी मसल नहीं करवाएगी। इनका एक मोटो और बहुत जबरदस्त मोटो है, कंट्रोलिंग व्हाट वी कैन, इग्नोरिंग व्हाट वी कांट। उसी चीज को कंट्रोल करना है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर हमें ध्यान भी नहीं देना है। हमारा सिर्फ फोकस ये होना चाहिए, हमारा कंट्रोल तो तब तक है जब तक हम सामने वाले आदमी के पास जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए। वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, बिजनेस में आएगा नहीं आएगा, बिजनेस में आगे डायमंड जाएगा नहीं जाएगा, क्राउन जाएगा नहीं जाएगा, ये हमारे कंट्रोल में वास्तव में नहीं है। पर हम तो वो कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है। इट्स अ ग्रेट टीचिंग। इनके माइंडसेट के साथ साथ ये एक हेल वीक फॉलो करते हैं, हेल वीक। और हेल वीक में ये होता है कि इनको लगभग हफ्ते भर में 350 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। सिर्फ दिन में 4 घंटे की नींद मिलती है। और वही समय होता है जब 200 लोग ट्रेनिंग में आते हैं और मुश्किल से 25 या 50 लोग निकल पाते हैं। मुश्किल से 25 या 50 लोग सील बन पाते हैं फाइनली। और सबसे पहले जो निकलते हैं वो होते हैं जो बॉडी बिल्डर होते हैं। और जो निकलते हैं वो वाले लोग होते हैं जिनका एक माइंडसेट प्रॉपर होता है, जिनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है, वही लोग आगे जा पाते हैं। सील ट्रेनिंग से एक बात समझ में आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस इस एग्जाम्पल में भी हम आएंगे, और वो है दोस्तों, ये पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा अगर आप पढ़ पा रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर्स आई विल टेक चार्ज, lead my team and accomplish the mission. In the teams, we expect leadership at all levels. We operate with agility in a decentralized command model. Everyone is expected to both lead and be led.
मैं इसका सारांश आपको बता देता हूं, वो ये है कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में काम करते हैं। यूएस नेवी सील्स, अगर वो किसी ऑपरेशन और मिशन में गए हैं, अब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गए हैं, वो वहां पे वो जाके ये बहाना नहीं मारते यार अंधेरा बहुत है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं क्या मारूं, किसको मारूं, वो जाके ये बोल नहीं सकते। और अगर गए हैं मिशन में, उतर गए हैं और वहां पर उतरने के बाद उनके कमांडर को गोली लग गई है, तो ये नहीं भाग के आ जाएंगे यार कमांडर को गोली लग गई, हमारा लीडर तो काम नहीं कर रहा, हम तो चलो, कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। सबसे पहली लाइन में जो लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो हम ये करते हैं कि आई विल टेक चार्ज, लीड माई टीम एंड अकम्प्लिश द मिशन। मेरी अपलाइन है नहीं है, कहां है, कैसी है, दूर है, पास है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर्स, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। आई विल टेक चार्ज एंड ब्लडी अकम्प्लिश द मिशन। आपने कल देखा यहां पे लोग आए थे, लीडर्स आए थे, उन्होंने क्या कहा, मेरी अपलाइन मैं ही हूं, मेरी कोई अपलाइन नहीं है। पर हमारे पास इतने बहाने होते हैं कि मेरी, आपको शायद लेट समझ में आया, पता नहीं, खैर कोई बात नहीं, तालियां पिछली अगली बार अच्छी तरह से बजाइएगा। द थिंग इज कि वो ये कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑर्डर्स में हम चार्ज लेते हैं और मिशन को अकम्प्लिश करते हैं। इन द टीम्स वी एक्सपेक्ट लीडरशिप एट ऑल लेवल्स। हमारे यहां क्या है, हर एक व्यक्ति लीडर है, कोई व्यक्ति विक्टिम नहीं है। हम विक्टिम बनना पसंद करते हैं कई बार, इसलिए ऐसा होता है। अरे मेरी अपलाइन है, अब अपलाइन होती तो मेरे साथ जाती, मेरे साथ प्लान दिखाए, 4 प्लान तो दिखाएं। अब मेरी अपलाइन होती तो मैं उससे बोलता कि अपना चेक दिखाओ, मेरा चेक देख के कौन आएगा, मेरे साथ कौन आएगा, किस तरीके से ज्वाइन करेगा। हमारा बिजनेस तो वास्तव में एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करता है। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। क्या आप अपनी अपलाइन के साथ आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? आपकी अपलाइन का अगर 5 लाख का चेक है, आपका आज 50,000 का चेक है, तो क्या आपका चेक आपकी अपलाइन से ज्यादा ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सोचा भी है कि नहीं सोचा हमने? या हम शायद जिंदगी भर ये सोच के बैठे हुए हैं कि मेरा तो चेक मेरी अपलाइन से कभी ऊपर होगा ही नहीं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पिरामिड में काम नहीं करते, हम नेटवर्क में काम करते हैं। एंड इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप मॉडल। मुझे पता है बहुत मुश्किल समय है खाने के बाद कोई सेशन लेना, जब तक चाय नहीं होगी तब तक किसी की घंटी जगने वाली नहीं है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि चाय तक तो आज खत्म ही हो जाएगा, आज मौका है नहीं। डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर काम करना है तो ये होता है। बट जो एक सिद्धांत पे हम पहुंच रहे हैं वो ये है एक्सट्रीम ओनरशिप। जो हमें आज से करना है, फॉलो करना है, जो मैं जिससे बहुत इंस्पायर हुआ वो ये चीज है, विच इज एक्सट्रीम ओनरशिप। एक एक्सपेरिमेंट हुआ यूएस नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान। क्या होता है, उन्हें बोट में रहना पड़ता है, बोट, और 7 लोगों की टीम बनती है, 7 लोग एक बोट में, 7 लोग एक बोट में, एक बोट का एक लीडर होता है, और उन्हें जीतना होता है, रेस लगानी होती है बोट से। राफ्टिंग टाइप कोई एक्सपेरिमेंट होता होगा, मैंने कोई बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया, पर मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, उसके बारे में देखा नहीं। तो हुआ ये कि एक बोट जीत रही है और दूसरी बोट हार रही थी, और जहां से मैंने पढ़ा, जिनसे मैंने पढ़ा, वो उसके इंस्पेक्टर थे, वो उसको देखने के लिए आए थे वहां पे, गाइड करने के लिए कि देखते हैं होता क्या है, हो क्या रहा है, और उनको जज करना था कौन जीता कौन हारा। तो एक टीम जब जीत रही थी, दूसरी टीम हार रही थी, तो उन्होंने जाके स्टडी किया कि हो क्या रहा है। तो उनके लीडर से जब बात करी तो उनका लीडर ये बोला, सर हमारे पास खिलाड़ी अच्छे नहीं है, इसको बोट चलानी नहीं आती, ये ठीक से पेडल नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि हम कभी जीत भी पाएंगे। एंड ही वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जिम्मेदारी लेने के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं था। निष्कर्ष ये निकलता है, जो टीम जीत रही थी, हुआ ये कि उन्होंने उस लीडर को सिर्फ पिक करके उस टीम के साथ प्लग कर दिया जो टीम हार रही थी, और उस लीडर को एक बोट को पेडल करने वाला बना दिया दूसरी नाव का। चेंज कर दिया उन्होंने, लीडर को चेंज कर दिया कि ठीक है एक काम करते हैं, लीडर चेंज कर देते हैं, टीम वही है। अब अगली बार जब रेस शुरू हुई तो जो टीम हार रही थी, लीडर चेंज होते ही वो टीम जीतने लगी। और ये जो दूसरा आदमी, जो पुराना लीडर था जो उस टीम का, उनको देख के आंखें उसकी बड़ी हो रही थी, और वो बोट को जल्दी जल्दी पेडल कर रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये जीत कैसे रहे हैं। अब चेंज क्या हुआ था, चेंज क्या किया था उन्होंने? सिर्फ लीडर, एक लीडर। और हुआ ये कि जो इंस्पेक्टर था, वो इंस्पेक्टर आके दोबारा पूछा उस हारती हुई टीम से कि आप जीत कैसे गए। उस लीडर से पूछा तो उस लीडर ने कहा कि सर मैंने क्या किया, मैंने एक मीटिंग बुलाई,
और मीटिंग बुला के मैंने सबसे ये बोला कि देखो हम हार रहे हैं, अब मुझे ये बताओ जीतने के लिए क्या करना है। सबने कहा कि सर हम यहां गलती कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी प्लान की, जो गलती कर रहे थे उन्हें माइनस किया, उस लीडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ओनरशिप ली कि हां हम हार रहे हैं, हमें जीतना है और इसके लिए जो भी करना है वो हम करेंगे। और यही चेंज के कारण वो टीम जो हार रही थी वो जीत गई, और जो वो लीडर जहां गया उसके रहने से वो टीम हार गई। फर्क क्या रहा? द ओनली डिफरेंस वॉज ओनरशिप। आज अगर हमारी टीम में पीवी नहीं हो रहे हैं, लोग प्लान नहीं दिखा रहे हैं, सही से डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, टीम में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि हम में से कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस चीज की? पापा ने कल एक बहुत बढ़िया बात बोली थी यहां से खड़े हुए, कि किसने ड्रीम एक्सरसाइज सुनी है? मैं हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा। उन्होंने हाथ खड़े क्यों नहीं करवाए? वो हाथ खड़े करवाते और आपको शायद ब्लेम भी कर देते, पर उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, बोले हाथ खड़े करवाऊंगा, इज्जत आपकी नहीं मेरी खराब होगी। क्यों? बिकॉज ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप सब उनकी टीम है, और जब हम एक टीम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है, ही टुक द ओनरशिप। बड़ा आसान था ना ब्लेम करना। तो हमें आज चेक करना है शाम को जाकर कि हमारी टीम में वास्तव में हम ब्लेम गेम कर रहे हैं अपनी अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, या फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। कुछ भी हो, इतना बड़ा मिशन तो नहीं है जिसमें मारने और मरने का काम हो, जैसे यूएस नेवी सील्स करती है, क्योंकि इन्हें तो पता भी नहीं है कि वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैदान छोड़कर नहीं आते। मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज से सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप लेने की जरूरत है। मेरे पास कुछ बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं जो मेरी अपनी लाइफ से भी निकल के आए, और आई एम होपिंग कि आप सबकी लाइफ में भी ऐसी कुछ एग्जांपल्स होंगे। क्लासिक एग्जाम्पल है, मुझे बड़ा मजा आया इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद कि किस तरह वास्तव में ओनरशिप ली जाती है अपने काम की। छोटा सा एग्जाम्पल पर सबसे इंस्पायरिंग। एक व्यक्ति एक बार एक टॉयलेट में घुसा, वॉशरूम में, और वहां पे खड़ा था टॉयलेट क्लीनर। जैसे ही वो व्यक्ति टॉयलेट में घुसा, वो टॉयलेट क्लीनर बहुत हम्बल तरीके से मुस्कुराया, और अगर आपको बात समझ में आया तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। अभी नहीं। वो टॉयलेट क्लीनर, वॉशरूम क्लीनर, हाउसकीपिंग गाय, जैसे ही उसने टॉयलेट में गेस्ट को देखा, मुस्कुराकर बोला, वेलकम टू माय ऑफिस। कमाल हो गया। बाथरूम साफ करने वाला सफाई कर्मचारी और सूटेड बूटेड में एक आदमी सीईओ बन के आया। उसने एक्सपेक्ट किया था क्या कि कोई उसको ग्रीट करेगा बाथरूम में जाने के बाद? और वो ग्रीट नहीं भी करता तो क्या जिम्मेदारी थी? पर वो सफाई कर्मचारी बाथरूम को अपना ऑफिस मानता है। ही टुक द ओनरशिप कि मेरा ऑफिस है, इसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, ये साफ रहे, यहां जो गेस्ट आए वो अच्छा फील करे। वो नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कोई भी क्राइसिस होती है टीम में, अल्टीमेटली हमारे सिद्धांत तो वही हैं, हमारे चैलेंजेस तो वही हैं। जितने सवाल सारे आए थे ना, वो सारे सवालों को इसमें लगा लीजिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? सवाल पूछना तो बहुत आसान है। मौका मिला, आपने पापा से पूछा, यहाँ पे जितनी लीडरशिप थी उन्होंने जवाब दिया। मौका मिलता है, हम देर नहीं लगाते नेगेटिव को पास करने के लिए अपनी अपलाइन को। मेरी अपलाइन वो होती तो बहुत अच्छा होता। अरे भैया, वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लीडर को चेंज कर दिया, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में बिठा दिया और लीडर चेंज हो गया तो बहुत बढ़िया, टीम जीत गई। अगर इस समय हम ये सोचें कि यार मेरी भी अपलाइन अगर चेंज हो जाए ना तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम लीडरशिप लेने को अभी भी तैयार नहीं है। हम ओनरशिप लेने को अभी भी तैयार नहीं। हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। 13 एसेंशियल में से एक एसेंशियल है नो डिपेंडेंसी, और उसे पापा ने बात कही है, नो डिपेंडेंसी ऑन अपलाइन, नो डिपेंडेंसी ऑन डाउनलाइन। अपलाइन पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, किसी डाउनलाइन पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूं। मैं अभी श्रीनगर की फ्लाइट से वापस जब आ रहा था, एक और बहुत बड़ी एग्जांपल मुझे मिला। हुआ यह कि मेरे बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे और उनके सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से दर्द हो रहा था। ये कि उन्होंने किसी को बताया तो नहीं, पर हुआ ये कि जब सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है, पायलट बोल देता है टैक्सी करने वाले हैं हम, केबिन क्रू बी रेडी फॉर टेक ऑफ, तो केबिन क्रू की जिम्मेदारी होती है सीट खोल के उनको बैठना पड़ता है। वो बैठ गए,
हुआ ये कि उसने कॉल बेल उस समय बजाई जब केबिन क्रू को इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। अब कॉल बेल उसने दबा दी, कोई आएगा ही नहीं, नेचुरल सी बात है। अब उसके सिर में दर्द हो रहा है, हम अगल बगल में बैठे थे, हमको तो पता भी नहीं था उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो बड़ा परेशान हो रहा है। अब टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिली तो 10 मिनट प्लेन खड़ा रहा, तब भी किसी भी समय टेक ऑफ हो सकता है, इसलिए खड़े नहीं हो सकती केबिन क्रू भी। अब टेक ऑफ कर गया, ऑब्वियसली 15 मिनट लग गए, हवा में गया, सेटल हुआ, सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ, तब उसके बाद केबिन क्रू उठ के आया और एक केबिन को, ओ वो भाई साहब तो आग बबूला, मैं मर रहा था और आपको मेरी कोई कदर नहीं है, चिंता नहीं है, क्या सर्विस है, क्या एयरलाइन और ऐसा वैसा। एक एयर होस्टेस आ गई, उससे नहीं संभला, दूसरी आ गई, उससे नहीं संभला, वो तो मतलब खूंखार पे खूंखार, मुझे डर लगे, मैंने कहा पता ही इमरजेंसी लैंडिंग ना हो जाए अभी इसके सिर दर्द के चक्कर में, पता नहीं, डर लग रहा था। उसके बाद जो लीड कैबिन क्रू थी वो आई, मैं जस्ट बगल में बैठा हुआ था, उसकी आयल सीट थी, मेरी आयल सीट थी और बीच में रास्ता था, तो मैं सारा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। लीड कैबिन क्रू आई, उसने कहा सर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं इस हवाई जहाज की लीड कैबिन क्रू हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप कंफर्टेबल महसूस करें, और ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सिर में दर्द हो रहा था, आपको सही समय पर दवाई नहीं मिली, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और ये रहा दवाई का पता, आप प्लीज़ गोली खा लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आई वॉज अमेज्ड, किसी से संभल नहीं रहा था और उसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी वो लीड कैबिन क्रू की। पर लीड कैबिन क्रू ने आगे क्या किया, उसने पूरी अपनी टीम की, पायलट की तरफ से, पूरे प्लेन की तरफ से जिम्मेदारी ले ली कि आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पूरी टीम की जिम्मेदारी, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। उसे किसी ने कहा थोड़ी था, वो तो तुरंत बोल देती कि भैया एक आदमी बहुत गड़बड़ा रहा है, आप तो प्लेन लैंड कर दो, उसके सिर फटा जा रहा है और हमसे वो संभल नहीं रहा है। बड़ा आसान था प्लेन गेम करना, वो आदमी सेटल हो गया और बाद में बोला चलिए चलिए ठीक है कोई बात नहीं, होता है। उसने जीत लिया उसको, और वास्तव में अगल बगल बैठे वाले लोगों को भी जीत लिया उसने। सिंपल सी बात है। मेरे साथ कई चीजें ऐसी हुई। पापा एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल देते हैं सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी का एक कोट है बहुत फेमस, जो गुजरात के सरदार भवन में भी लगा हुआ है, मेरे ख्याल से हमने वहीं देखा था। पापा खुद ये कहते हैं कि सरदार पटेल का वो कोट है कि भैया देश की आज़ादी की जिम्मेदारी मेरी है। सरदार पटेल जी ये कह रहे हैं देश की आज़ादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं गांधी जी की बात को बहुत सुनता हूँ, पर मैं गांधी जी से कहता हूँ कि आपका रास्ता अलग है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि मैं 30 करोड़ लोगों का ट्रस्टी हो गया हूँ। ये सरदार पटेल खुद कह रहे हैं, पटेल साहब खुद कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों का ट्रस्टी हो गया हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है मुझे देश को आज़ाद कर रहा है। किसने दी जिम्मेदारी? हमने एप्लीकेशन दी थी क्या? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं, उनने जिम्मेदारी ले ली, आज़ाद करा दिया। हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए, यहाँ बैठे मैक्सिमम लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, पर किसने जिम्मेदारी दी? उन्होंने खुद ले ली। हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी कौन लेगा आज से?